सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इन्फेक्शन होगा किसका? एंडोकार्डियम का। ठीक है। एंडोकार्डियम क्या है? एंडोकार्डियम आपकी लाइनिंग ऑफ हार्ट चैम्बर। ठीक है। अब ये एंडोकार्डियम का भी हो सकता है, जो ये लाइनिंग है। साथ के साथ इसमें हमारी वॉल्व्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, जो हार्ट वॉल्व्स हैं हमारी। ठीक है। या आगे चल के ये ब्लड वेसल। ठीक है। ब्लड वेसल को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर कोई सेप्टल डिफेक्ट है, जैसे हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इनको भी मतलब इनके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है। इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन जो होता है ये आपका बैक्टीरियल हो सकता है। ठीक है। फंगल हो सकता है या रिकेट्सियल भी हो सकता है। ठीक है। रिकेट्सियल। तो इनमें से कोई भी आपका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। जैसे आपकी ये होगी, आपकी नॉर्मल वाल्व है। अब ये बैक्टीरिया जो है यहाँ पे आपके आपकी वॉल्व पे आके अटैच हुआ। ठीक है ना। और ये इन्फेक्शन कॉज किया इसने। राइट। आपको इसके तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब इसको सबसे पहले हम समझने में चलते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं दो तरह का ही टाइप्स को समझते हैं। पहले एक होता है एक्यूट, एक होता है सब एक्यूट। एक्यूट का बेसिकली ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है जिनकी बहुत ज्यादा विरुलेंस होती है। ठीक है ना। जैसे हमारा स्टेफोलियस। ठीक है। हाई विरुलेंस वाले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको वो करते हैं। सब एक्यूट को जो करते हैं वो होते हैं लो विरुलेंस वाले, और ये बेसिकली इंडोजीनस होते हैं, मतलब ये बॉडी के अंदर भी, जो आपके ओरल के, जैसे आपकी ओरल कैविटी हो गया, थ्रोट हो गया, इन एरियाज के अंदर जो नेटिव या वहाँ पे जो परसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी लो विरुलेंस है, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन वो आगे चल के आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं। एक्यूट जो होता है आपकी नॉर्मल या डैमेज दोनों वॉल्स को इन्वॉल्व कर सकता है। सब एक्यूट जो होता है वो बेसिकली आपकी डैमेज हार्ट वॉल्स को इन्वॉल्व करता है। दोनों ही रैपिडली डिस्ट्रक्टिव हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है एक्यूट जो होता है, ये बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन बाय मेटास्टैटिक फोकाई। ठीक है। मतलब वहां पे जो है बैक्टीरिया का क्लम्स बना, वो टूटा, आगे गया, और फिर आगे जो प्रॉब्लम आई वो सारी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन हुई इसकी वजह से। यहाँ पे जो सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो होती है बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से, कि बैक्टीरिया वहां से निकल के पहुंचा, टॉक्सिमिया टॉक्सिन रिलीज किए वो पहुंचे, या इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रखी थी उसकी वजह से। ठीक है। इसके अंदर वॉल्व डिस्ट्रक्शन होता है, और सबसे पहले, और जो आपके जैसे, और वॉल्व डिस्ट्रक्शन की वजह से आपको माइट्रल रीगर्जिटेशन या एरोटिक रीगर्जिटेशन, उनको शॉर्ट में एम आर ए आर लिख देते हैं, जब स्टीनोसिस हो तो एम एस ए एस लिख देते हैं। ठीक है। तो ये है। यहाँ पे वॉल्व डिस्ट्रक्शन जो होता है वो अनकॉमन होता है, क्योंकि सब एक्यूट है। एक तो इमीडिएट आपका नहीं है। ठीक है ना। हाई विजिलेंस ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है। वॉल्व डिस्ट्रक्शन इसमें नहीं होता। अब यहाँ पे वेजिटेशन फॉर्मेशन जो होती है उसकी वजह से फ्रीक्वेंट एम्बोलिज्म होता है, मतलब जो वेजिटेशन आपकी है वो फ्रीक्वेंटली दूसरी जगह पे जा करके एज एन एम्बोलाई वर्क करती है। ठीक है। जब उसको एम्बोलाई बोलते हैं हम। ठीक है। तो एम्बोलिज्म जो होता है वो फ्रीक्वेंट होता है इसके अंदर। नहीं ट्रीट करोगे तो विद इन 6 वीक्स ये फेटल हो सकता है, जबकि ये विद इन 6 वीक्स तो नहीं, बट यस अनट्रीटेड रहेगा तो फेटल होगा ही। अब इसमें एक और हमारी दो कंडीशन और आ जाती हैं। एक आती है जैसे हमारी राइट साइड, कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि एक और लेफ्ट और राइट साइडेड में भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं।
बेसिकली जो राइट साइड होता है ना, ये आपका होता है जो हमारे आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं। अब आप कहोगे कि आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि आप देखो, आईवी ड्रग यूजर्स क्या करेंगे, ड्रग ली उन्होंने, वो उन्होंने किसी भी वेन में डाली, ठीक है। अब जो भी उन्होंने वेन में, अब वेन के थ्रू कहाँ जाएगा ब्लड? ब्लड सबसे पहले जाएगा राइट साइड ऑफ हार्ट। इसी वजह से इसको राइट साइडेड बोलते हैं। और इनके अंदर राइट साइड में जो हमारी वॉल्स होती हैं, वाल्व, ठीक है ना, उनको इन्वॉल्व करता है। जैसे अपनी अपनी हो गई ट्राइकास्पिड वाल्व, तो राइट साइड में आपकी ट्राइकास्पिड वाल्व होती है, ठीक है, उसको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। आई होप अब आप कहोगे कि ड्रग यूज से कैसे हो, क्योंकि वो इन्फेक्टेड नीडल यूज कर सकते हैं। इन्फेक्टेड नीडल से वो यूज करके ड्रग को जो है वो वेन में डालते हैं, क्योंकि शेयरिंग चलती है उनमें आपस में, ठीक है ना, कि उसने भी, दूसरे ने भी नीडल यूज की और दूसरे ने भी सेम नीडल यूज कर ली। उसको कोई इन्फेक्शन था या उसकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन था, बैक्टीरिया प्रेजेंट था, क्योंकि स्किन पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है स्टेफोरियस हमारा, तो वहां से वो स्किन के थ्रू पंक्चर हुआ और वेन में एंट्री कर गया, ठीक है। तो इस चीज को राइट साइडेड वाला भी हमें एक वैसे यूज कर जो है वो आता है। अब इसमें जो है हमारा एक और टर्म यूज होती है हमारी, वो होती है नॉन इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। बेसिकली इसमें जो ये हमारे ये, अब क्योंकि नॉन इन्फेक्टिव है तो इन्फेक्शन नहीं होगा। अब इसमें ये होती किस कंडीशन के अंदर हो सकती है ये? मेलिग्नेंसी, ठीक है, या फिर कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज को हम जैसे आपकी एसएलई, बेसिकली लिबमैन सेक्स, ठीक है, या फिर आपका आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट। अब इसके अंदर आप कहोगे कि उसमें तो चलो बैक्टीरिया था, इस वजह से हो रहा था, यहाँ पे किस वजह से होगा? क्योंकि इनके अंदर बेसिकली क्या है, एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, ठीक है, जहां पे आपका थ्रोम्बोटिक वेजिटेशन बनते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोटिक वेजिटेशन है बेसिकली ये, यहाँ पे फिर ये आपका जो है नॉन इन्फेक्टेड रहते हैं, क्योंकि नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, राइट। आई होप इन दोनों में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक्टीरिया जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, अब यहाँ पे जो ये वेजिटेशन लिखा है इसका क्या मतलब है, ये हम आगे वाली स्लाइड्स में सारा समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, बैक्टीरिया कौन कौन से किस में कंडीशन में आ रहे हैं। अब सबसे पहले एक्यूट की बात करते हैं। अब एक्यूट के अंदर जो है स्टेफोरियस सबसे कॉमन, आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है एक्यूट और सब एक्यूट का जब अलग अलग आता है, आप देखो एक्यूट के अंदर आपका है स्टेफोरियस, सब एक्यूट के अंदर आपका है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई है लेकिन स्ट्रेप्टोकोकाई सबसे कॉमन में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और नेजेरिया गोनोरे, ये भी आपके एक्यूट में कंडीशन में होते हैं, ठीक है, मतलब ये कर सकते हैं। सब एक्यूट के लिए बैक्टीरिया की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें भी विरिडांस सबसे ज्यादा। आपका क्वेश्चन भी है कि कौन सा स्ट्रेप्टोकोकाई इन्वॉल्व होता है, उसमें विरिडांस आंसर आएगा। उसमें आपके विरिडांस ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी है, और आपका दूसरे और जो नेम है वो है, ठीक है। तो आपको विरिडांस आप आना है, फिर एंटेरोकोकाई हो सकता है और दूसरे स्ट्रेप्टोकोकाई भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करेगा तो ये करेगा।
एक, क्योंकि हमारा जो कोएगुलेज नेगेटिव एक स्टाइफिलोकोकस एल्बस होता है ना, वो इट रियरली कैन प्रोड्यूस सेम। ठीक है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। फिर है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, हीमोफिलियस परफार्मोनास एरोजिनोसा, एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपका हेमोफिलस, एक्टिनोबैसिलस, कार्डियोबैक्टीरियम, आइकनेला एंड किंगेला ये आते हैं। एनारोब्स भी हो सकते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से हो सकता है वो है रिकेट्सिया एंड फंगाई, इनकी वजह से भी हो सकता है, बट रेयर होता है। ठीक है, अब होता कैसे है कि ये बैक्टीरिया रिकेट्सिया या फंगाई जो है ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं साइट ऑफ इंफेक्शन से और एंडोकार्डाइटिस करते हैं। पूरी पैथोजेनेसिस जो है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, यहाँ पे अभी सिर्फ आपको इतना ही बताया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है कि जो प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस होती है ना, मतलब जो, क्योंकि कईयों में पेशेंट में वॉल्व काम नहीं कर रही होती तो हमें प्रोस्थेटिक वॉल्व लगानी पड़ती है। अब जो प्रोस्थेटिक वॉल्व है उसका कार्डाइटिस, या फिर किसी में परमानेंट पेसमेकर उसके ऊपर हो रखा है, या फिर किसी में इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर उनका, इनका जो होता है इन्फेक्शन वो बेसिकली नोजोकोमियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है नेटिव वॉल्व, मतलब ओरिजिनल वॉल्व जो है उसकी उसकी प्रेजेंट है वहां पे, या तो उसमें स्टेफाइस ओरस ओरियस हो सकता है। बेसिकली आपका ओरियस ज्यादा है क्योंकि एक्यूट कंडीशन में इन्वॉल्व हो रही होती है। सब एक्यूट के अंदर आपकी जो है वो डैमेज्ड वॉल्व हो रही होती है इन्वॉल्व, तो आपकी जो नेटिव वॉल्व है बिल्कुल नॉर्मल वॉल्व है उसको इन्वॉल्व करता है स्टेफ ओरियस। फिर आता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, देन हैक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में पोस्ट ऑप हो रहा है, ऑपरेशन हो चुका है फिर हो रहा है एंडोकार्डाइटिस, तो उसमें स्टेफाइलोकोकस एल्बस, कैंडिडा या और सारे ऑर्गेनिज्म जो भी इन दोनों कंडीशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उनमें। राइट, अब थोड़ा सा जो है इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेप्टोकोका है ना, बेसिकली हमारी, चाहे हमारी थ्रोट हो, स्किन हो, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, यहाँ पे नॉर्मल कमेंसल्स हैं, ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको पता भी है कि आप के पेरिडोन्टाइटिस वगैरह सब इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, ये आपके इनमें ओरल कैविटी में ये इनमें नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब इनको मौका मिल जाता है ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने का तब ये करते हैं। अब वो मौका किस वजह से मिल सकता है आपको? वो मौका जो है ओरल कैविटी में अगर हम बात करें तो च्यूइंग के टाइम पे हो सकता है कि भी कोई फूड ऐसा था जो हार्ड था, उसने हमारा जिंजाइवा है या पैलेट है या जहां से भी ब्लड में एंट्री मिल सकती है उसको हर्ट किया और वहां से बैक्टीरिया अंदर चला गया। ठीक है, टूथब्रशिंग से, टूथब्रशिंग हमें पता है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो बहुत हार्ड ब्रशिंग यूज करते हैं कि हमारे दांत बिल्कुल साफ हो जाए, और उसमें गम्स हर्ट हुए बिना नहीं रहते। फिर दूसरा, और हाइजीन लोगों की वैसे भी पुअर है एज कम्पेयर टू पीपल जो बाकी फ्लॉस वगैरह सब यूज करते हैं। ठीक है, जनरली जो पॉपुलेशन है हमारी उसकी ओरल हाइजीन पुअर है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है कईयों के पास तो। अब उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ब्रशिंग पेशेंट जो है वो हार्ड करने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से बस उतर जाए मैल। ठीक है ना, उस चक्कर में गम्स को हर्ट करता ही करता है। ठीक है, फिर इन्फ्लेम्ड भी हो जाते हैं अगर पुअर कंडीशन रहेगी। इन्फ्लेम्ड रहते हैं, इन्फ्लेम्ड पे तो वैसे भी हल्का सा लगा और वो ब्लीडिंग शुरू हो गई। ठीक है, या फिर हम कोई डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, डेंटल ट्रीटमेंट आपका कोई भी हो सकता है, आप आरसीटी की बात कर लो उसमें भी ब्लड कॉन्टेक्ट आता है। आप हमारे स्केलिंग की बात करें और प्रोफाइलैक्सिस जो कहते हैं उसमें भी क्योंकि गम्स हर्ट होते हैं तो वहां भी होता है। फिर आप किसी ऑर्थो के पेशेंट में बेंडिंग बैंड करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रैकेटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट बेंडिंग, क्योंकि जब बैंड लगाते हैं दांत के, ठीक है ना, तो वो जिंजाइवा तक जाता है, जिंजाइवा के अंदर तक जाता है, उसके ऊपर तक नहीं हम एंटर करते, उसके अंदर तक जाता है।
तो उसकी वजह से भी हर्ट हो सकता है जो ज्यादा, तो ब्लीडिंग वहां भी होती है। ठीक है। तो इन कंडीशंस के अंदर जो है बैक्टीरिया हो जाता है, और हमारा, और एक बार बैक्टीरिया पहुंचा, उसके बाद आगे कहानी सारी आगे अगली स्लाइड में समझ में आ जाएगी कि इस तरीके से कहानी चल रही होती है। ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब स्टाइलोफाइलोकोकस ओरियस जो होता है, ये बहुत विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि विरुलेंसी जो है हाई होनी चाहिए एक्यूट के लिए, और स्टेफाइलोकोकस की हाई रहती है। ठीक है ना। अब ये दोनों कर सकता है, आप देख सकते हैं दोनों में नाम है इसका। तो ये दोनों कर सकता है, एक्यूट भी कर सकता है और सब एक्यूट भी कर सकता है। ठीक है ना। अब कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ, या कोई एब्सेस हुई, ठीक है, सब जगह ये होता है। या फिर जो हमारे आईवी अब्यूजर्स हैं, ड्रग अब्यूजर्स, ठीक है ना, वो जब इस तरीके से वो यूज करते हैं स्किन पे, क्योंकि प्रेजेंट होता है ये, तो ये एंट्री ले जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपना ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका एंडोकार्डाइटिस कर सकता है। उसके बाद हम अगर बात करें तो हमारे पास जैसे रिकेट्सियल की बात करें, जैसे हमारा क्यू फीवर, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो एंडोकार्डाइटिस होती है ना, वो रेयर होती है। ठीक है ना। ऐसे जिनके अंदर इसकी वजह से अगर हो रही होती है, तो उसमें क्या मिलेगा कि वो फार्म एनिमल्स के कांटेक्ट में रहे होंगे। तो अगर आपको पेशेंट एक हिस्ट्री देता है फार्म एनिमल्स की, तो आप इसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हो कि ये वाला ऑर्गेनिज्म हो सकता है मिल जाए। ठीक है। ज्यादातर ये जो है एरोटिक वाल्व को अफेक्ट करता है। ठीक है। अब सेम गोज फॉर द फंगाई। फंगाई का भी रेयर होता है। ठीक है ना। और ये जो है आपके नॉर्मल या प्रोस्थेटिक, ऐसी वॉल्व्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पोली माइक्रोबियल हो जाए। ऐसी कंडीशन ज्यादातर आपको आईवी एब्यूजर्स में मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो आईवी ड्रग एब्यूजर्स में मिलेगी, क्योंकि वो शेयर्ड नीडल है। उसमें आपको नहीं पता है कि किस तरह का बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां पे उसके थ्रू ब्लड में पास हो रहा है। ठीक है। तो ये आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पैथोजेनेसिस की, कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से हो रहा होता है, ये जो पैथोलॉजी है ये किस तरीके से होती है। तो इसका ना सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो दो होते हैं इसमें। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला वो है एंडोथीलियल इंजरी। ठीक है ना। अब एंडोथीलियल इंजरी, अब किसी भी जगह पे इंजरी हो तो वो कैसे होगी। अब सरफेस पे होता तो समझ में भी आता कि कोई चीज लग गई होगी, या दीवार से टकरा गए होंगे, इस तरीके से सरफेस पे होता है। ये तो एंडोथीलियम है, हार्ट के चैम्बर के अंदर की लाइनिंग को कैसे हर्ट हो सकता है कुछ भी। ठीक है। और वो अब वहां पे एक ही चीज प्रेजेंट है, ब्लड। ब्लड की ब्लड की जो है, आप अगर नॉर्मल उसकी जो फ्लो है उसमें तो वो हर्ट होने से रहा। नॉर्मल नहीं, ब्लड का अगर टर्बुलेंट फ्लो हो तो उसमें वो इंजरी कॉज कर सकता है। अब ये जो टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, ये किस वजह से हो सकता है। या तो वहां पे कोई एबनॉर्मेलिटी पहले से प्रेजेंट हो, या फिर करी गई हो। ठीक है ना। कुछ भी कर हो सकता है वहां पे। अब पहले से प्रेजेंट हो, ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है। आपकी सेप्टल डिफेक्ट,
ठीक है। अब सेप्टल डिफेक्ट में कौन कौन से आते हैं? एएसडी और वीएसडी। अब इनके लिए भी एक एक फंडा है। अब आप जैसा कि आप यहाँ पे लाइन में देख भी पा रहे हो, नीचे लिखा हुआ है एएसडी जो कि लो प्रेशर फ्लो। अब यहाँ पे होता क्या है देखो, मैं एक ऐसे बॉक्स वाला डायग्राम बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके। ओरिजिनल डायग्राम में थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ अभी। ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा डिफेक्ट रह जाता है तो ब्लड क्या करता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में फ्लो करता है। सेम गोज फॉर द वेंट्रिकल्स, लेफ्ट साइड से राइट साइड में वेंट्रिकल्स में, ठीक है, फ्लो करता है ब्लड। ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये वाली कंडीशन है, वेंट्रिकल्स वाली, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ये है हाई प्रेशर फ्लो, लेकिन ये है लो प्रेशर फ्लो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो जनरली हमारा है क्या, अब हमें भी पता है कि लेफ्ट साइड पे प्रेशर जो होता है वो एज कंपेयर टू दी राइट साइड ज्यादा होता है, ठीक है ना। हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी राइट वेंट्रिकल। तो फंडा अब यही आता है कि यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है। क्या होता है? एक प्रेशर ग्रेडियंट। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो प्रेशर होता है वो 8 से 10 का होता है एमएचजी, ठीक है। और यहाँ आपको मिलता है लगभग 2 से 5 का। तो आपका ऑलमोस्ट डिफरेंस कितना आ गया? ऑलमोस्ट 6 के अराउंड आप मान के चलो इसको, ठीक है, दोनों तरफ से। मैं रेंज नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, मैं जैसे एक सिंपल सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो टर्बुलेंट उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है। लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको मिलता है 100 से 120 के आसपास का, और यहाँ आपको मिलता है 25 के आसपास का, क्योंकि इसको तो सिर्फ लंग्स में भेजना है वेंट्रिकल को, राइट वाले को। तो ये लंग्स में भेजेगा, इसको पूरी बॉडी में भेजना होता है, इसलिए पूरी बॉडी के लिए इसको प्रेशर ज्यादा लगता है। इसको सिर्फ लंग्स में भेजना है इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम भी बहुत। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 80 के अराउंड का एवरेज वाले लेके चले। आप जो देख पा रहे हो ग्रेडियंट कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 80 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 6 का है, तो टर्बुलेंट फ्लो यहाँ ज्यादा होगा ना। अब होता क्या है इस कंडीशन के अंदर, जाना लेफ्ट टू राइट ही है, तो होता क्या है कि अब मैं सिर्फ वेंट्रिकल्स को यहाँ पे वो कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सेप्टम डिफेक्ट है, ब्लड फ्लो आया। अब ब्लड जो है वो जाकर के सीधा वॉल पे लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि ब्लड यूं घूमेगा। ब्लड जाके पहले यहाँ लगेगा और प्रेशर से आ रहा है, प्रेशर से वो इस जाके वॉल पे लगेगा। तो जैसे ही वो वॉल पे लगेगा, ये वॉल का क्या होगा, ये वॉल कौन सी है, एंडोकार्डियम, राइट साइड की वेंट्रिकल की एंडोकार्डियम जो होगी वो डैमेज होगी। दूसरा, जब इसमें से तेजी से पास होगा तो ये जो मार्जिन है ये भी तो हर्ट होंगे, ये जो मार्जिन है ये भी तो हर्ट होंगे, तो इन पे भी आएगा, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि भी वो एंडोकार्डियम को हर्ट कैसे करेगा। अब ये हो गया कि भी वो एंडोकार्डियम हर्ट कैसे होगी। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होती है, जैसे ये तो थी वीएसडी के कंडीशन में, ठीक है ना। अब वहीं अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की कंडीशन होती तो उसके अंदर ये आपका पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस इनके बीच में होता, ठीक है, वो लोकेशन। तो लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग की अलग अलग, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझो। तो अब यहाँ पे एंडोकार्डियम जो है वो हर्ट हो गई है, उस पे इंजरी जो है हो गई है। अब इंजरी जब होगी, बॉडी का सबसे पहला मैकेनिज्म क्या होगा, भाई इसको रिपेयर करो, ठीक करो। कभी भी कहीं भी एंडोथेलियम सब्सटेंस जब भी रिलीज होती है तो वहां पे सबसे पहले क्या आते हैं,
प्लेटलेट्स वगैरह। आप क्योंकि वो ब्लड निकल ही रहा है तो आरबीसी वगैरह भी अवेलेबल होगा। वहां पे डब्ल्यूबीसी भी निकली क्योंकि ब्लड पूलिंग हो ही रही है, तो ये पहुंच गए वहां पे। साथ में क्या होगा, वहां पे फिब्रिन बनेगा ताकि क्लॉट बन सके। ठीक है। अब ये है जब नॉर्मल होता है ये सारा, और फिर वहां जाके उसको रिपेयर करते हैं एक तरीके से, क्योंकि फिब्रिन नेटवर्क के अंदर ही तो ये सारे, ठीक है ना, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब उसके अंदर फिक्स हो जाता है एक तरीके से, उसमें फंस जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये नॉर्मल है। अगर बॉडी के अंदर किसी भी डेंटल प्रॉब्लम या ट्रीटमेंट, या फिर जैसे जो मैंने कंडीशन पहले बताया डेंटल की, कि अभी टूथ ब्रशिंग हो गई या फिर फूड पार्टिकल्स की वजह से ब्लीडिंग हो गई, उसमें से बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, वो भी इसमें आके मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। इस जब ये सारा इकट्ठा हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम वेजिटेशन। ठीक है। तो वेजिटेशन है क्या, एक फिब्रिन प्लेटलेट का, फिब्रिन प्लेटलेट और बैक्टीरिया का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कह लो। एक एक लेयर में तो अब ये मान लो कि चलो कि जिसमें लेयर वाइज भी अगर लेके चलो तो सबसे पहले तो ये वहां पे होंगे, फिर बैक्टीरिया, फिर उसके ऊपर फिब्रिन का नेटवर्क, वो इनको ब्लॉक करके रखेगा। ठीक है। तो ये वहां पे आपका वेजिटेशन हो गई। इन्फेक्शन हो गया वहां पे। अब इन्फेक्शन है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है वो। ठीक है। बैक्टीरिया आ गया ना वहां पे, जब बैक्टीरिया पहुंच चुका है तो इन्फेक्शन हो गया उसका, तो ये होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब होता क्या है कि कई बार ये इतना ज्यादा हो जाते हैं, इतना ज्यादा एक ही लेयर के ऊपर इतना ज्यादा बन जाते हैं कि यहाँ से ये टूट जाता है। टूट के ये दूसरे एरिया के ऊपर चला जाता है, माइग्रेट कर जाता है दूसरे एरिया के लिए। और फिर ये पेरिफेरल जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम है ये उसमें जाता है, और फिर जिस भी ऑर्गन के अंदर ये रुकेगा जाके वहां पे इंफेक्शन करेगा। जैसे अगर ब्रेन में चला गया तो ब्रेन इंफेक्शन करेगा, किडनी में चला गया तो रीनल, स्पिन में चला गया स्पिन की। तो वहां पे जो हम इंफेक्शन पढ़ते हैं उसमें एक रीजन ये भी हो सकता है। ठीक है। आई होप यहाँ पे अब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं कि एंडोथेलियल इंजन वेजिटेशन फॉर्मेशन अभी किस तरीके से होता है, आपको आप समझ में आ गया होगा। राइट। अब इसके लिए कुछ इनपुट चीजें हैं इसके अंदर जो हमें देखनी है, कि एक तो लेफ्ट साइड ज्यादा इन्वॉल्व होती है एज कम्पेयर टू द राइट साइड। ठीक है। आईवी ड्रग अब्यूजर्स के अंदर राइट साइड ज्यादा होगी और स्टेफाइलोकोका विल बी द कल्प्रिट। वॉल्स की अगर बात करें तो किस किस तरह से इन्वॉल्व होती है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है माइट्रल, फिर एओर्टिक, देन ट्राइकस्पिड एंड देन पल्मोनरी वॉल्स। और आपका एक क्वेश्चन इस पे ऑलरेडी आ चुका है, आईवी ड्रग एब्यूज में कौन सी साइड इन्वॉल्व होती है ये भी आ चुका है, और वाल्व कौन सी इन्वॉल्व होगी यहाँ पे, ट्राइकस्पिड। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लेफ्ट साइड राइट साइड का भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग रहा तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आगे जा करके जब दूसरे दूसरे एरियाज में चले जाएंगे तो वहां पे ग्लोमेरुल, इसमें क्या नाम आपका, किडनी में जाएंगे तो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, बोन पे आएंगे तो अर्थराइटिस, और वेसल्स में रहेंगे तो वेस्कुलाइटिस कोज कर सकता है, और एम्बोलाइजेशन होगा जो यहाँ पे मैंने ये बताया। दिस इज एम्बोलाइजेशन। ठीक है। आई होप अब आपको ये जो इसकी पैथोजेनेसिस है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, जनरली आपको देखने को मिलेगा फीवर, नोजिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, वीकनेस। अब अगर ऑर्गन स्पेसिफिक जगह तो हार्ट में आपको टैकिकार्डिया, कार्डियक मर्मर्स, कंडक्शन डिफेक्ट्स, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो लॉस ऑफ पल्स हो जाएगा एम्बोलिज्म की वजह से। अब पेरिफेरल पल्स के लॉस होने का मतलब क्या है, कि जो हमारी फिंगर टिप्स वगैरह हैं, ठीक है, वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है। ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो फिंगर टिप्स पे, क्योंकि
फिंगर टिप्स पे एंड आर्टरीज बोलते हैं उसे, वहां पे क्यों, उनके आगे कहीं नहीं जा रहा था ब्लड, वो लास्ट वहीं तक पहुंचता है। अब अगर वहां पे ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, गैंग्रीन ऑफ फिंगर्स एंड टोज। ठीक है। सीएनएस अगर अफेक्ट होगा तो उसमें हेडेक आपका, टॉक्सिक एंसेफेलोपैथी, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, ये हो सकते हैं। लंग्स अफेक्ट हुए तो हिमोप्सिस, यूराइटिक पेन। ठीक है। नेल्स अफेक्ट होते हैं तो सबसे पहले तो आप देखोगे क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ये है फिंगर्स क्लबिंग। देख पा रहे हो कंडीशन, आपके नॉर्मल ऐसे तो नहीं होते ना नेल्स, ये जब इस तरह की आप कंडीशन देखो तो समझ रहे क्लब, फिंगर्स क्लबिंग है। ठीक है। फिर आता है दूसरा स्प्लिंटर हेमरेज, ये होता है स्प्लिंटर हेमरेज। ठीक है। लाइंस दिख रही है ये, डार्क डार्क लाइंस, ये जो डार्क डार्क लाइंस है ना, ये सारे स्प्लिंटर हेमरेजेस है। ठीक है। फिर आता है ओस्लर्स नोड्स। ओस्लर्स नोड्स आपका, दे आर बेसिकली पेनफुल टेंडर स्वेलिंग एट द फिंगर टिप्स। फिंगर की टिप्स के ऊपर ना स्वेलिंग आ जाएगी और पेनफुल होगी वो, और आपको इस तरीके से नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो है, ये है आपका ओस्लर्स नोड्स, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। ये पूछा जा चुका है कि ओस्लर्स नोड्स किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, तो आपका वो आंसर था वहां पे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। राइट। फिर आता है स्किन। स्किन पे आपको पेटिकियल हेमरेज देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये रहे। जेनवे लीशंस मिल सकते हैं, जो आपका ये रहा कि आपके जो पाम्स और सोल्स होते हैं ना उसके ऊपर। अब ओस्लर्स नोड्स पेनफुल थे, ये नॉन पेनफुल है, जो ये आप देख पा रहे हो, ये नॉन पेनफुल होते हैं मैक्यूल्स। रेड है तो एडिमाइडस, ये आपको देखने को मिलेंगे। परप्यूरिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, दाने दाने से मिलेंगे आपको रेडिश कलर की स्किन के ऊपर। फिर आता है आईज। आईज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है रोथ स्पॉट, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है। रेड जिसके बीच में एक हल्का सा हेलो है, व्हाइटिश सा। ठीक है। तो दीज आर द पेल सेंटर, यानी रेटिना रेटिना के अंदर जो हेमरेज हुआ है उसके अंदर पेल सेंटर है। ठीक है। तो ये आपका रोथ स्पॉट्स है। फिर सब कंजक्टाइवल हेमरेज, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये सब कंजक्टाइवल हेमरेज है। ऊपर भी वाले में भी मिल सकता है, नीचे की तरफ भी मिल सकता है। सॉरी, तो आपको पेटिकल हेमरेज इसलिए कंजक्टाइवल के नीचे, और यहाँ पे सबका सब कंजक्टाइवल हेमरेज में मिल सकता है अराउंड ऑप्टिक डिस्क। किडनी इन्वॉल्व हुई तो हिमेचूरिया, प्रोटीन्यूरिया, फ्लैंक पेन, क्योंकि एम्बोलाइजेशन हुआ है वहां पे। एंड डेवलपमेंट ऑफ फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो मैंने अभी बताया। स्प्लीन होगा तो स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ब्लड के अंदर आपको अनीमिया देखने को मिलता है, लेकिन ये अनीमिया आपका नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। ठीक है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ इसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, अगर आप ब्लड को देखोगे तो उसके अंदर आपको ल्यूकोसाइटिस मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इन्फेक्शन है। ठीक है। मैंने जो बताया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, इंक्रीज ईएसआर और इंक्रीज सीआरपी आपको मिल सकता है, और सीआरपी लेवल जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद सीआरपी लेवल जो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ट्रीटमेंट के बाद। और ये भी एक इंडिकेटर होता है कि हाँ भाई ठीक हो रहा है। यूरिन एग्जामिनेशन, माइल्ड प्रोटीन्यूरिया या हेमेटूरिया अगर किडनी अफेक्ट हुई, सीरम का जो कॉम्प्लीमेंट C3 है उसका लेवल्स लो होता है, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है वहां। इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइटर्स ये बढ़े होंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना वो होता है ब्लड कल्चर। इसी से पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ। तो ये अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स वहां पे जो है इंफेक्शन, उस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कंडीशन तो हमें पता चल गई, लेकिन ये पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है। तीन कल्चर हम मेजर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइड से लेते हैं, और पहला जो होता है वो दूसरा आखिरी वाले से 1 घंटे गैप में लिया जाता है, हम करते हैं कल्चर। उसमें बैक्टीरिया आना चाहिए। अगर नहीं आया, या तो पेशेंट ने जो है एंटीबायोटिक्स ली हुई थी, या फिर इन्फेक्शन जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने किया है, वो हमारे उन बैक्टीरिया ने नहीं किया जो हमने वहां मेंशन कर रखे, या जो कल्चर के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इसमें आ रखा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है, तो वो होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के बाद अगर आता है तो फिर आता है आपका प्रोडीकोकार्डियोग्राम। ठीक है। पीसीआर
फ्लोरेसेंट लेबल एंटीबॉडी स्टेनिंग या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये हम तब यूज करते हैं जब कल्चर नेगेटिव आ जाता है। ईसीजी के अंदर आपको कंडक्शन डिफेक्ट दिखेगा या एमआई मिलेगा, क्योंकि कोरोनरी एम्बोलाइजेशन हो जाता है उस वजह से। चेस्ट एक्सरे करोगे तो उसमें आपको कार्डियोमेगैली या हार्ट फेलियर के फीचर्स, मल्टीपल पल्मोनरी एम्बोलाई या फिर एब्सेंस मिलेंगे। अगर सेप्सिस और लंग इन्फिल्ट्रेट्स आपको चेस्ट एक्सरे में मिले तो वो राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि लंग है, लंग में इन्फिल्ट्रेट कहाँ से आएगा? राइट साइड से तो आएगा ना। ठीक है, फिर है इकोकार्डियोग्राम, 2D इकोकार्डियोग्राम जैसे कहीं जगह आपको लिखा मिलेगा। तो इसमें हाई रिस्क पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें लार्ज वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, या अनसस्पेक्टेड प्री एग्जिस्टिंग वेल्वुलर लीजन्स हो, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो रखी हो ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड, ये हमें मिल जाता है। ना तो ये वेजिटेशन जो 3 mm से कम है उनको डिटेक्ट कर सकता और ना ही ये एक्टिव को हील लीजन से डिफरेंशिएट कर सकता। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके पेपर में सिर्फ क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि ब्लड कल्चर कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो ब्लड कल्चर है। ये आ सकता है कि कितने कल्चर करते हैं, 3 कल्चर्स हम करेंगे ही करेंगे। राइट, तो आई होप यहाँ पे भी आपको ये समझ में आ गया। हो सकता है शायद आपको किसी में ये दिख जाए कि इन्वेस्टिगेशन में ये होता है, अब उसमें ESI भी ESI लिखा मिल सकता है, इनके CRP लिखा मिल सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया यहाँ। ठीक है, फिर आता है डायग्नोसिस कैसे होगा। अब डायग्नोसिस में क्या है, हमें मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया को समझना होता है। ठीक है, कि मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है मेजर क्राइटेरिया, एक होता है माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया के अंदर सबसे एक पहला होता है जो पॉजिटिव ब्लड कल्चर है। मैंने बताया ही था कि ब्लड कल्चर जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं आई के, वो 2 ब्लड कल्चर्स के अंदर प्राइमरी फोकस में अगर नहीं है प्राइमरी फोकस तो 2 वाले हो, या फिर परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर हो कि लगातार जितनी भी बार कर लो पॉजिटिव ही आ रहा है, या फिर तीनों के तीनों, या फिर 4 या उससे ज्यादा सेपरेट ब्लड कल्चर जो है। ठीक है, पहला और आखिरी जो है वो 1 घंटे के अपार्ट में हो, ऐसे हो पॉजिटिव, या फिर एक सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर हो, कोक्सियला बर्नेटी, ये हमारा रिकेट्सी होता है। ठीक है, इसके लिए हो, या फिर फेज I1 IgG एंटीबॉडी टाइटर जो है वो आपका 1:800 से ज्यादा का हो। ये कंडीशंस होंगी तो आपका पॉजिटिव ब्लड कल्चर माना जाएगा। ठीक है, एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट का हमें पता हो, यहाँ पे प्राइमरी फोकस का नहीं पता था। सेकंड क्या था, एविडेंस हो कि भी एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हुई है। पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफिक चेंजेस आने चाहिए। क्या, कि ऑसिलेटिंग इंट्राकार्डियक मास हो वाल्व पे या सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स पे, या फिर रिकर्जिटेंट जो जेट्स हैं उनके रास्ते में, या फिर इम्प्लांटेड मटेरियल जो हमने, जैसे हमने किसी के वाल्व लगाई है या फिर हमने कोई पेसमेकर लगा रखा है, तो उस इम्प्लांटेड मटेरियल पे अगर कोई अल्टरनेटिव एनाटॉमिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रही है तो, या फिर कोई एब्सेस हो, या फिर न्यू पार्शियल डेहिसेंस हो प्रोस्थेटिक वाल्व का। ठीक है, प्रोस्थेटिक वाल्व जो है उसका डेहिसेंस हो जाए नया नया, और इनके अलावा कोई न्यू वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन हो। ठीक है, सिर्फ किसी का प्री एग्जिस्टिंग मर्मर का चेंज होना या बढ़ जाना ही सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर माइनर क्राइटेरिया का क्या है कि प्रीडिस्पोजिशन, कि भाई कोई पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इसकी वजह से हो सकता है, जैसे कोई पहले की हार्ट कंडीशन हो जिस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि हो जाएगा, या फिर IV अब्यूजर हो। ठीक है ना, ड्रग अब्यूजर हो वो, तब है कि हाँ भाई ऐसी कंडीशन में हो सकता है। फीवर हो 38.0 से 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या इक्वल टू, वेस्कुलर कोई फिनोमिना हो जैसे मेजर आर्टेरियल एम्बोलाई, या फिर सेप्टिक पल्मोनरी इंफार्क्ट, माइकोटिक एन्यूरिज्म, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो, या कंजक्टाइवल हेमरेज हो, या जेल में लीजन्स आपको दिखें, ये सारे वेस्कुलर फिनोमिना है। इम्यूनोलॉजिक फिनोमिना आपको कोई मिला हो, या तो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस या ओस्लर्स नोज, रोड स्पॉट्स, रूमेटॉइड फैक्टर आपको मिले, या फिर माइक्रोबायोलॉजी कोई एविडेंस हो कि पॉजिटिव ब्लड कल्चर आए, लेकिन अब यहाँ पे भी आपको तो यहाँ पे आपने कर तो लिया कल्चर,
यहाँ पे पॉजिटिव ब्लड कल्चर आया है लेकिन वो मेजर क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर रहा है। बस जहाँ पे यहाँ पे तीनों के लिए बोला गया या दो अलग अलग के लिए बोला गया वहां पे एक ही हुआ है। ठीक है। या फिर एक्टिव इन्फेक्शन का एविडेंस हमें मिल रहा हो जो उस ऑर्गेनिज्म के हो जो हमारे जी जो हमारा इसमें एंडोकार्डाइटिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो ये कोई एविडेंस आपको मिले। अब हम किसको मानेंगे कि हाँ भाई ये इसका एग्जैक्ट डिफाइन कर रहा है डायग्नोसिस को। तो पेशेंट के या तो दो मेजर क्राइटेरिया ये दोनों पूरे फुलफिल हो जाए। ये दोनों फुलफिल हो जाए मान लिया हमने। या फिर इनमें से कोई एक हो और माइनर तीन हो जाए। ठीक है। मान लो कि ये तीन हो रहे हैं या ये तीन हो रहे हैं। कोई भी तीन हमें चाहिए। ठीक है। या फिर माइनर सारे के सारे हो जाए। मेजर चाहे ना हो लेकिन माइनर सारे के सारे हो जाए। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो उस पूरी कंडीशन के अंदर हम मान के चलेंगे कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भैया इसकी डायग्नोसिस है। ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अभी ड्रग लेवल जो है वो MIC होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन और ये होता है मिनिमम बैक्टीरियाइड कंसंट्रेशन। तो इनसे 4 से 8 गुना ज्यादा होना चाहिए तभी इफेक्टिव होगा क्योंकि हमें ही पता है भैया कि ब्लड के अंदर ड्रग लेवल जो है मिनिमम वाला रखेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। ठीक है। हमें लोकल कॉज ऑफ इन्फेक्शन को ट्रीट करना जरूरी है। अगर डेंटल एब्सेस है या जैसे हमने डेंटल एब्सेस को किया तो वो अंडर एंटीबायोटिक कवर होना चाहिए। ठीक है ना अंडर एंटीबायोटिक। तो डेंटल एब्सेस को अगर हम ठीक कर देंगे तो वहां से बैक्टीरिया जाना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे जो बैक्टीरिया है हम मेडिसिन दे करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। इनिशियल ट्रीटमेंट हमने क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट गया और हमने वही ट्रीटमेंट शुरू किया जो स्पेसिफिक फॉर IE है और उसमें भी किसी एक ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक है। सबसे पहले तो हमें वो चलाना पड़ता है ना कि हाँ भाई पेशेंट है आया पहले इसकी दवाई चढ़ाओ। वो तो चल दो ना इसके शुरू तो करो ट्रीटमेंट। तो उसमें कल्चर रिपोर्ट हमारे आने से पहले हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें आता है आपका पेनिसिलिन जी। ठीक है। 1.2 ग्राम IV 4 से 6 घंटे के अंतराल में इंटरवल कह लो इंटरवल में। और उसके साथ में शुरू होती है जेंटामाइसिन 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम में IVIR 8 आवर्स इंटरवल पे। अगर एक्यूट स्टेफाइलोकोकल एंडोकार्डाइटिस हमें सस्पेक्ट है तो हम उसमें वैंकोमाइसिन ऐड कर देंगे 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम IV PID। ठीक है ट्वाइस अ डे। अब हमने कल्चर किया और हमारा ऑर्गेनिज्म जो है आइसोलेट हो गया। अब क्या होगा अगर हमारा ऑर्गेनिज्म जो है स्ट्रेप्टोकोकस है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है या ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोका है जिसमें आपका और जो पेनिसिलिन सेंसिटिव है तो आप पेनिसिलिन जी दो। ठीक है। इस डोज में और फिर उसके बाद उसकी ओरल एमोक्सिसिलिन शुरू कर दो। कितने टाइम के लिए 2 to 6 वीक्स। ठीक है। या फिर पेनिसिलिन जी प्लस जेंटामाइसिन और उसके बाद एमोक्सिसिलिन। ठीक है। तो एक तरीके से वही वाला जो ये वाली जो है आपकी ये एज इट इज यूज हो रही है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो इसलिए ये माना जाता है कि भाई ये जो आपने हमने दी है ये हमारा ट्रीटमेंट से पहले हम इसको चला सकते हैं कि अगर ज्यादा हमें बेडास मिलेगा और हमारा ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर एलर्जी है पेनिसिलिन से तो सेफ्ट्राइक्सोन या वैंकोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये इनकी डोजेज हैं 2 ग्राम IV और ये आपकी पर किलोग्राम वेट के हिसाब से। ड्यूरेशन ये लिखिए मैं सारी ड्यूरेशन को नहीं रीड कर रहा तो रिड्यूस द टाइम ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है। आप उसको रीड कर सकते हो। यूजुअली ये एंटीबायोटिक रेजिम जो है ये ट्रीटमेंट के लिए है। ये आपके प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट वाला नहीं है। वो आगे आएगा। तो प्लीज इसको यहाँ पे आपका जो प्रोफाइलेक्टिक वाला है उसके थ्रू याद मत करना। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के ट्रीटमेंट का बता रहा हूँ। ठीक है। सेकंड क्या है आपके एंटेरोकोका या फिर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप डांस के लिए अगर आ जाए तो पेनिसिलिन जी दो। आपके पास डोज बढ़ गई है। ठीक है। या फिर सेफ्ट्राइक्सोन दो। सेफ्ट्राइक्सोन की जगह एम्पिसिलिन रख सकते हैं और उसमें साथ में हमने फिर जेंटामाइसिन देनी है। ठीक है।
अगर पेंसिलिन है तो वैंकोमाइसिन दे सकते हैं। डोज आपकी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वही डोजेस चल रही हैं सबकी। बस लोग यहाँ पे रेजिस्टेंट था इसलिए यहाँ पे डोज बढ़ा दी गई है। जेंटामाइसिन की आप देखोगे तो दोनों जगह सेम है, वही 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम एट 8 आवर इंटरवल आएगी। राइट। फिर है न्यूमोकोकाई हो या ग्रुप ई स्ट्रेप्टोकोकाई हो। पेनिसिलिन जी आईवी डिवाइडेड डोजेस के बाद 4 हफ्तों के लिए, अगर वो नहीं काम कर रही है एलर्जी के, सॉरी, पेशेंट, तो सेफाजोलिन दे दो। ठीक है। फिर आता है स्ट्रेप्टोरियस मेथिलिसिलिन सेंसिटिव, तो वहां पे आप नेल्सिलिन दे सकते हो या उसकी जगह फ्लूक्लोक्सासिलिन को दे सकते हो, पहले आईवी और उसके बाद ओरली। एलर्जिक हो तो सीफाजोलिन या वैंकोमाइसिन दे सकते हो। ठीक है। ये जो आपकी एंटीबायोटिक रेजीम है ये आपकी, हमने जो है, ये आपकी जो बुक है एस एसेंशियल वहां से ली गई है। ठीक है, तो आप वहां पे आप इसको देख सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म अगर हो तो वहां पे सेफ्ट्राइजोन यूज करो या फिर एम्पिसिलिन सल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन जो आता है वो यूज करो। कोक्सियाला बर्नेटिका अगर हो रिकेट्सिया का तो वहां पे टेट्रासाइक्लिन यूज हो सकते हैं या रिफाम्पिसिन यूज की जाए। इन दोनों में से कोई नहीं है तो डॉक्सीसाइक्लिन आप यूज कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ। ठीक है। आई होप ये मैनेजमेंट अब आपको समझ में आया है। ठीक है। अब यूजुअली जो फीवर है वो आपका डिसअपियर 3 से 7 दिन में होना शुरू हो जाता है। ईएसआर और सीआरपी लेवल्स आपके नीचे आने शुरू हो जाते हैं नॉर्मल की तरफ। ट्रीटमेंट जो होता है 6 हफ्ते तक एटलीस्ट समय चलता है। अब अगर मान लो कि वहां पे वॉल जो थी वो खराब थी, तो कौन सी इंडिकेशंस हैं जिनमें हम उस वॉल को रिप्लेस करेंगे? कि हार्ट फेलियर है वॉल डैमेज की वजह से, बहुत बड़ी वेजिटेशंस बनी थी लेफ्ट साइडेड हार्ट वॉल्स में एम्बोलिज्म के साथ। ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन हुई या फंगल एंडोकार्डाइटिस हो गई। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका उसका ट्रीटमेंट। अब इसको प्रिवेंट भी तो कर सकते हैं ना हम जरूरी थोड़ी ना कि पहले होगा फिर हम उसका ट्रीटमेंट ही करेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर तो समझ लिया, अब उसकी प्रिवेंशन का समझो। तो ये हमारा है। एक बात बता दीजिए, जो ये रेजीम हम यूज कर रहे हैं वो 30 to 60 मिनट्स हमें पहले देनी होगी डेंटल प्रोसेसर के। जनरली आपको 60 मिनट्स लिखा मिलेगा, 1 घंटा पहले। ठीक है। अगर ओरली ले सकता है पेशेंट तो एमोक्सिसिलिन 2 ग्राम। ठीक है, 1 घंटा पहले। बच्चों के केस में 50। तो आपको यहाँ पे एक बच्चों का आपको मिलेगा क्योंकि कितनी डोज क्या, यूजुअली आपको देखोगे तो 50 आपको मिलेगा। ठीक है। सिर्फ आपकी एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन को छोड़ दें तो बाकी सारा 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम है, IVIM या फिर ओरल। ठीक है, तो ये बच्चों की डोज होगी, तो ये ध्यान रखनी है। अगर पेशेंट जो है वो ओरल मेडिकेशन नहीं ले सकता तो हमें IVIM देनी पड़ेगी। तो उसमें क्या करनी, कौन कौन सी आ गई? एम्पिसिलिन 2 ग्राम, सेफासोजोलिन या सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम। ठीक है। अब एलर्जिक है पेनिसिलिन से, वहां पे ओरल रेजिम जो हम दे सकते हैं उसमें आती है आपकी सिफेलेक्सिन 2 ग्राम, एजिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम या डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आपको आकर के एकदम से शौक हुआ हो कि डॉक्सीसाइक्लिन ऐड हो गई है, लिखी गई है यहाँ पे। चलो एजिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन पहले भी थी लेकिन यहाँ पे हमें कहीं भी क्लिंडामाइसिन नहीं मिली। जो हम पढ़ते हैं जिसके हम 600 मिलीग्राम डोजेज भी, एक क्वेश्चन भी आ चुका है, और एलर्जिक वाले में क्लिंडामाइसिन यूज करें ये भी एक क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, और अब ये है नहीं यहाँ पे तो ये क्या हुआ? तो डियर, अब क्लिंडामाइसिन को रिकमेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लिंडामाइसिन की एक सिंगल डोज भी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है जिसमें डेथ भी इन्वॉल्व है, और वो क्लोस्ट्रोइड्स डिफिशियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। क्लिंडामाइसिन जो होती है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर रिएक्शंस कॉज करती है दूसरी एंटीबायोटिक्स के मुकाबले। ठीक है, इसीलिए अब इसको सजेस्ट नहीं किया जाता है, और ये 2021 में AHA की गाइडलाइन के अंदर इसको हटा दिया गया है। उसकी जगह वहां पे हमारा डॉक्सीसाइक्लिन यूज हो रहा है। इनफैक्ट
एलर्जिक टू पेनिसिलिन हो और ओरल मेडिसिन ना ले सकता हो, उसमें तो आप देखोगे तो उसमें भी सिर्फ सेफाजोलिन और सेफ्ट्राक्सोन रह गया है, 1 ग्राम IVIM। वहां पे भी क्लिंडामाइसिन को हटा दिया गया। तो ना तो हम इसको ओरली देते, ना ही हम इसको IVIM देते। तो प्लीज अपने पास जहां पर भी आपने पहले कोई प्रोफाइलैक्सिस का ये शेड्यूल आपने या रजीम आपने लिखी हुई है या आपके पास लिखी हुई है कहीं भी, आप उसको प्लीज मॉडिफाई कर लो। ये लेटेस्ट है, ठीक है। अब वो पेशेंट जिनको रिपीटेड डेंटल प्रोसीजर चलते हैं जिनके, उनमें तो बैक्टीरिया में होगा ही होगा कि बार बार डेंटल प्रोसीजर हो रहे हैं उनके। तो या तो एक अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक रेजिम हमें हर बार अलग अलग यूज करनी चाहिए। मतलब जैसे एक बार हमने एमोक्सिसिलिन चला ली, फिर हमने एक बार सेफेलेक्सिन चला ली, फिर हमने एक बार एजिथ्रोमाइसिन चला ली, अगली बार डॉक्सीसाइक्लिन चला ली। इस तरीके से बदल बदल के हमें मेडिसिन यूज करनी चाहिए। या फिर ट्रीटमेंट जो सेशंस है, मतलब जैसे आज बुलाया है, अब एक हफ्ते बाद बुलाना है, तो उसमें जो है एटलीस्ट 4 हफ्ते का हम गैप रखें, ठीक है। तो ये रजीम है, प्लीज अपने पास मॉडिफाई कर लो इसको, ठीक है। अब बिफोर गोइंग के भी किस कंडीशन में यूज करेंगे या किस में नहीं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। कि अगर मान लो हमने एंटीबायोटिक प्रोफाइलिसिस नहीं दिया, क्योंकि कंडीशन तो आनी चाहिए ना ये भी, कि आप दे तो देंगे 2 घंटे 1 घंटा पहले, लेकिन बाई चांस भूल गए, फिर तो हम प्रोसीजर के 2 घंटे तक दे सकते हैं। अगर प्रोसीजर खत्म हुआ उसके आगे 2 घंटे के बीच में हम दे सकते हैं। जिनके अंदर पेशेंट जो है वो ऑलरेडी एक थ्रोट कोर्स एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है 7 से 10 दिन वाली डेंटल प्रोसीजर से पहले, तो हम क्या करेंगे, उस जो कोर्स में हमारी एंटीबायोटिक यूज हो रही है उससे एक डिफरेंट क्लास को हम यूज करेंगे, ठीक है। जो टेबल पे लिखी हुई है डिफरेंट क्लास की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। अगर पॉसिबल हो तो किसी भी इलेक्टिव डेंटल प्रोसीजर को 10 दिन तक डिले कर दो, अगर कोई शॉर्ट कोर्स जो है एंटीबायोटिक थेरेपी का हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने दूसरी एंटीबायोटिक यूज की ना, तो इसकी जगह हम इसको या डिले भी कर सकते हैं 10 दिन। अगर पेशेंट के मल्टीपल लगातार अपॉइंटमेंट्स हैं, तो या तो नेक्स्ट प्रोसीजर को 10-10 दिन तक डिले कर दो, पॉसिबिलिटी हो तो, ठीक है, लास्ट डोज तक। अगर पेशेंट जो है वो रिसीव कर रहा है रिसीव कर रहा है पैरेंटल एंटीवायरल थेरेपी फॉर IE या दूसरे इन्फेक्शन के लिए, और उसको डेंटल प्रोसीजर भी है, तो सेम एंटीबायोटिक चल कंटिन्यू की जा सकती है डेंटल प्रोसीजर के थ्रू। डेंटल प्रोसीजर जब चल रहा है तो उस टाइम पे सेम एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो कंटिन्यू रहने दो, अगर वो पहले से ही एक IV, सॉरी आपकी ये पैरेंटल थेरेपी यूज ले रहा है तो, ठीक है। अगर पेशेंट का मान लो आज प्रोफाइलेक्सिस किया, आज आपने उसको प्री मेडिकेट भी कर दिया, एक दिन के लिए वो मेडिकेट भी हो गया, अब उसको आपने कल बुलाया है डेंटल प्रोसीजर के लिए, तो कल भी आपको प्री मेडिकेशन यूज करनी है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस हमें रिपीट करना होगा सेकेंड अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले, ठीक है। तो अगर आज हमने किया है और कल हमने फिर से करना है ट्रीटमेंट या कोई प्रोसीजर करना है, तो कल भी उसको एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दिया जाएगा। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अब बाकी नहीं है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता था कि पहले तो हमने दे दी, लेकिन अगर हम भूल गए, क्योंकि वी आर बाउंड टू डू मिस्टेक्स, और हम कितनी मिस्टेक्स करते हैं वी नो दैट, ठीक है ना। ह्यूमंस है, ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स। आई वुड से कि डॉक्टर्स आर डूइंग मोर मिस्टेक्स, ह्यूमंस मेक मोर मिस्टेक्स। तो उस कंडीशन के अंदर आप इसको दोबारा यूज कर सकते हो। फिर क्या, अब किस किस कंडीशन के अंदर जो है हम इसको यूज करना है, प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व, ठीक है। प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व या मटेरियल जिसमें प्रोस्थेटिक वाल्व प्रेजेंट हो, ट्रांस कैथेटर हो, कार्डियक वाल्व में जिसके थ्रू एनोप्लास्टी रिंग्स या क्लिप्स लगी हो, या फिर इम्प्लांटेबल हार्ट होगा,
अब आपने हमेशा हर जगह लिखा देना प्रीवियस आईई, पहले कभी हुआ हो तो हमें देनी है। भाई अगर किसी में रिलैप्स हो रखा हो तो भी, रिकरेंट हो तो भी, तो अपनी जो आपके पास टेबल है उसके अंदर ये और मेंशन कर लेना कि वहां पे सिर्फ प्रीवियस आई ही नहीं, रिकरेंट और रिलैप्स वाले भी हो सकते हैं केसेस। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, अब इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन आती है? अनरिपेयर्ड साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो, जैसे पैलिएटिव शंट्स या कॉन्वेंट्स। कंप्लीटली रिपेयर्ड डिफेक्ट हो, चाहे वो प्रोस्थेटिक मटेरियल के साथ हो या डिवाइस के साथ हो, ठीक है, चाहे वो सर्जरी से प्लेस किया हो या ट्रांसकैथेटर से प्लेस किया हो, ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर द प्रोसीजर। तो आपका जो क्वेश्चन आता है कि अभी 2 महीने हुए हैं उसके हुए सर्जरी, और उसके वजह को जो हार्ट डिफेक्ट को प्रोस्थेटिक मटेरियल से रिप्लेस किया था, तो अभी 2 महीने हुए हैं, तो अब हम उसके अंदर प्रोसीजर नेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम डिफर करते हैं। ठीक है ना, ट्रीटमेंट को हम 6 महीने तक डिफर करते हैं कि उस टाइम पे आई होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर डिफर करना पॉसिबल नहीं है तो इसमें हमें एंटीबायोटिक प्रोफाइलिसिस देना पड़ेगा। रिपेयर है लेकिन रेजिडुअल डिफेक्ट है वहां पे, मतलब डिफेक्ट अभी भी रह गया है, या फिर एडजेसेंट टू द साइट डिवाइस के, ठीक है, या सर्जिकल या ट्रांसकैथेटर हमने पल्मोनरी वाल्व या कोर्निया प्लेसमेंट किया, जैसे मेलोडी वाल्व या कोर्टियरा कंडीड, ठीक है। फिर इसमें है कि अपना कार्डियक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट जिनके अंदर कार्डियक वाल्वुलोपैथी डेवलप हो गई है। अब नोट सजेस्टेड किसके लिए है? इम्प्लांटेबल डिवाइसेस, सेप्टल डिफेक्ट क्लोजर डिवाइसेस, पेरिफेरल वेस्कुलर ग्राफ्ट्स, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट्स, सीएनएस वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट्स, वीना कावा फिल्टर्स, प्लेजेट्स। अब किसके लिए सजेस्टेड होगा ये? वो सारे डेंटल प्रोसीजर जिनके अंदर जिंजाइवल टिश्यू, पेरिपाइकल रीजन ऑफ टीथ, या फिर ओरल म्यूकोसा का परफोरेशन हो सकता है, या फिर मैनिपुलेशन हो सकता है। नॉट ओरल म्यूकोसा का मैनिपुलेशन नहीं, परफोरेशन, लेकिन जिंजाइवल टिश्यू और पेरिफेरल रीजन का मैनिपुलेशन। जैसे आप आरसीटी कर रहे हो, पेरिपाइकल सर्जरी कर रहे हो, जिंजाइवल सर्जरी कर रहे हो, या ओरल प्रोफाइलेक्सिस कर रहे हो, ये सब किसके लिए नहीं है? एनेस्थेटिक इंजेक्शन अगर नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू के थ्रू हम कर रहे हैं तो। डेंटल रेडियोग्राफी में भी कोई यूज नहीं है। रिमूवेबल आरपीडी या ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस में भी जो रिमूवेबल है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस की एडजस्टमेंट में कोई नहीं है, ठीक है। ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स के प्लेसमेंट में नहीं है, लेकिन अगर बैंड्स हुआ तो यस। प्राइमरी टीथ का अपने आप गिरना उसमें भी नहीं देंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी टीथ गिर रहा है, अब बताओ। अब एक बच्चा है जिसके अंदर सेप्टल डिफेक्ट है और आई ही पहले हो चुका है, अब उसके अंदर शेडिंग ऑफ प्राइमरी टीथ हो रही है, अब दो, अब नहीं देना है आपको, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम ट्रोमा टू द लिप्स और ओरल म्यूकोसा, ठीक है। तो आई होप अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, राइट। आपके लिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन और आता है जो पूछा था कि कौन कौन से और प्रोसीजर जैसे हैं जिनमें हम जी कोई जीआई के प्रोसीजर में हमें देना चाहिए? नहीं, अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। पहले कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट था तो जीआई का कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर, आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि हमने उसका ना जीआई के अंदर हमने उसके कोई ट्रीटमेंट किया, ठीक है, तो उस केस में करेंगे क्या? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में ये कोई प्रोसीजर नहीं, सेम रीजन कि कोई इन्फेक्शन है तो यस, ठीक है। स्किन या फिर मस्कुलोस्केलेटल, अगर ऐसा कुछ हो, मान लो किसी के चोट लगी हुई है, वहां पे आपने स्यूचरिंग करनी है, स्किन स्यूचर करना है आपने, तो वहां पे क्या करेंगे? नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस एरिया को स्टीराइल किया हुआ है। अगर स्टीराइल नहीं है, अगर वहां पे इन्फेक्शन इन्वॉल्व है या इन्फेक्टेड टिश्यू अगर हम वहां पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जरूर यूज करना होगा। मतलब ये बेसिकली वो कंडीशन है जिनके अंदर जो है आपका रिस्क ज्यादा है, ठीक है ना। अगर इन्फेक्टेड है तो, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं है, ठीक है ना। तो हमें रिस्क देखना है, बेसिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई
यस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई भी प्रोसीजर सर्जिकल, ठीक है ना, या कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर, सब में सब के सब जो है हाई रिस्क होते हैं। बेसिकली ये रिस्क हो रहा है, यहाँ पे मैं प्रोफिलाइसिस की बात नहीं कर रहा, यहाँ बेसिकली हाई रिस्क कौन सा है, तो रेस्पिरेटरी के सारे हैं, सेम ओरल कैविटी के, जिसमें नहीं प्रोफिलाइसिस यूज करना वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो फ्यूचर लगाना, डेंटल एक्सट्रैक्शन होना, बैंड लगाना, आरसीटी करना, ठीक है, एवल्स टूथ है उसको वापस से लगाना, या फिर इंट्रा, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि इंट्रा लिगामेंट्री एनेस्थीसिया, अगर इंट्रा लिगामेंट्री एनेस्थीसिया हम यूज करें तो इसके ये हाई रिस्क है, ठीक है। आई होप अब आपको यहाँ पे ए टू जेड चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड आई डोंट थिंक कि अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन पेंडिंग है। आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्लियर हो गए हैं, कहाँ से क्या है। जो आपका एक क्वेश्चन था कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप ये भी पॉइंट्स आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं वहाँ पे कि हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला जो फंडा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। तो आई गेस अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रह गया है। आपके हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाले पॉइंट के अंदर कौन कौन से आते हैं वो ऑलरेडी आपके पास लिखे हुए हैं। आई डोंट थिंक कि उसमें आपको कोई कंफ्यूजन कभी आएगा, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, राइट। थैंक यू सो मच।